टाइमिंग यही रहेगा। देखो गर्मियों में आपको ज़्यादा लेट नहीं होगा, ये अब तो दिन बहुत मतलब 22 दिन बड़ा ही होना है। देखो धीरे धीरे टाइमिंग का अगर इसमें कुछ हुआ बदलाव तो 3 बजे हो सकता है, लेकिन अगर हुआ तो मैं पता नहीं कह रहा, क्योंकि टाइमिंग का इशू है। 3 घंटे की क्लास चलेगी, 3 से 6 बजे तक क्लास रहेगी, 3:30 से 6:30 तक रहेगी। हम लोग ये कर सकते हैं अपने बिहाफ पर ही कि 3:30 से क्लास करके और हम लोग 6 बजे तक उसे छोड़ दिया करें, सवा घंटे की क्लासेस कर लें। ये तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन देखो है क्या, यूनिवर्सिटी की तरफ से बिल्कुल क्लियरेंस है इस बात की कि 3:30 से पहले वो उनकी कक्षाएँ चलती हैं, 3:30 बजे से पहले रूम भी खाली नहीं होते, तो वो कैसे हमें दे देंगे 3 बजे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है आप सभी को आना भी 3 और 3:30 के बीच में ही है, इससे पहले नहीं आना है किसी भी कीमत पे। इससे पहले जो भी आएगा और इस बात का क्लियरेंस हो गई कि कोई 3:30 बजे से 3 बजे से पहले आ गया है, तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। क्योंकि ये एक इशू था, ये है भी कि बहुत पहले आ जाते हैं बच्चे, आके पिकनिक नहीं मनाते, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बीच में नेक्स्ट सर्वे की वजह से क्लासेस बंद रही, नेक्स्ट सर्वे पूरा 1.5 महीने चला यूनिवर्सिटी का, ये सब नया हुआ, ये सब इसमें सब में काम चल रहा था। हम लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत थे, क्लास तब भी 3 बजे ही होती क्योंकि उनका नया सेशन शुरू हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, क्लास तो अभी 3 बजे से ही होती, लेकिन ये था कि अभी खाली नहीं था किसी भी तरीके से। तो एक ये है कि कक्षाएं जो होंगी वो आपकी इसी समय से होंगी, ठीक है। और कोई क्वेरी है किसी की तो पूछो। जो ये क्लासेस शुरू हुई हैं मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन वाली है या मतलब अरे न्यू वाली कैसे है, पूरा हो गया क्या पुराना? फर्जी बातें नहीं, पहले पुराना, ये सब पुराने दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, नहीं तो नए दिखते, और नया होता तो इतने सारे थोड़ी दिखते, यहाँ तो लाइन लगी हुई होती पीछे तक। तो थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना सीखो। एक ये चीज़ें जरूर रहेंगी। आज सुचिता मैम जो पीपीएस ऑफिसर है 2018 बैच की, वो आएंगी 5 बजे आ जाएंगी, 5 से 5:30 तक उनका लेक्चर है, उसके बाद वो चली जाएंगी 5:30 बजे के बाद। उनसे आप चीज़ें पूछ सकते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर है उनका, जो भी है आप उनसे पूरी तरीके से चीज़ें पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आज से हमारा नया सेशन क्या एक बहुत लंबे समय के बाद में कक्षाएं जो है फिर से शुरू हो रही हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट मैंने आपका कंप्लीट कर दिया था। जनरल साइंस हम लोग करेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से और यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में जनरल साइंस बहुत ज़्यादा डीप नहीं आती, सामान्य पूछी जाती है, तो हम लोग सामान्य में ही रहेंगे, स्पेसिफिक में नहीं जाएंगे। ये ज़रूर कोशिश करेंगे, जैसे जनरल साइंस का क्या क्राइटेरिया है यूपीएससी में, यूपीएससी में तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो और पूछ लेते हैं उसके साथ में, जनरल साइंस के टॉपिक के साथ में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो और कवर अप करने पड़ेंगे। लेकिन यूपीपीसीएस में ऐसा कुछ नहीं है, यूपीपीसीएस में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं आता, आज तक नहीं आया, उम्मीद
आगे भी ऐसी है कि नहीं आएगा, अगर आता है तो इसरो वगैरह से थोड़ा बहुत स्पेस से पूछ लेते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से पूछ लेते हैं और डिफेंस से पूछ लेते हैं। इन तीन से जनरली पूछ लेते हैं, बाकी आज तक कुछ क्षेत्र हैं जो नहीं छेड़े गए। बायोटेक्नोलॉजी से जब से कोविड आया तब से ज़रूर उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से भी पूछना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत, जैसे mRNA वैक्सीन आ गया था पिछले बार। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ एस्पेक्ट भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग जनरल साइंस को देखेंगे। जनरल साइंस में भी सबसे पहले बायोलॉजी, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस का यूपीपीसीएस में वेटेज लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है, और 20 से 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तक आपको बायोलॉजी के मिल जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलेंगे। ये चेंज होता रहता है ट्रेंड। 2 से 3 कभी केमिस्ट्री के आ जाएंगे, कभी 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स के आ जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछ लेगा, कभी 5 से 6 क्वेश्चन वो केमिस्ट्री के पूछ लेगा। केमिस्ट्री में भी जहाँ से आएगा स्पेसिफिक है, फिजिक्स में भी जहाँ से आएगा वो भी स्पेसिफिक है। बहुत ज़्यादा चेंज उसमें नहीं है। पर्टिकुलर कुछ चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वहीं से आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो हमें स्पेसिफिक होना है जनरल साइंस में, एक बहुत ज़्यादा एलाबोरेट वे में नहीं जाना है। सबसे अच्छी बात इसके लिए ये है कि जनरल साइंस के लिए इसमें सवाल गलत नहीं होता। 20 से 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो बिल्कुल, अगर आपने ठीक पढ़ लिया तो। और वो बहुत बड़ा स्कोप भी नहीं है, तो एक लिमिटेड स्कोप से मिल जाएंगे सवाल। साइंस के क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से कर लोगे तो काम चल जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो 20 से 25 सवाल ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग इसी पर्सपेक्टिव से, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जनरल साइंस को शुरू करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी। देखो, बायोलॉजी में भी 2 पार्ट इसके हो जाएंगे, एक जूलॉजी का, एक बॉटनी का। जूलॉजी का जो पार्ट है वो ज़्यादा आता है, बॉटनी के पार्ट से बहुत कम। 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं, और वो भी कुछ अप्लाइड पार्ट से आ जाते हैं, जैसे चाय में क्या मिलता है, या रूट सिस्टम से पूछ लेते हैं, या एक्सट्रैक्शन से पूछ लेते हैं कि ये वाला जो पौधे का भाग है ये किस काम में इस्तेमाल होता है, या ये वाला जो फल है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। एक्सट्रैक्शन जनरली आता है। कभी कभी पौधों की बीमारियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये बीमारी पौधों की किस वजह से होती है, वायरस से है, बैक्टीरिया से है, या किसी और कारण से। ये काम ये हमारे बॉटनी का है। बायोलॉजी में, जूलॉजी में आपको क्या मिलेगा देखने को? जूलॉजी में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनसे पूछा जाता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, या माइंड से, ब्रेन से, हार्ट से, न्यूरो सिस्टम जिसको हम लोग कह देते हैं, उससे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिस्टम से आते हैं। दूसरे नंबर पे सेल, उसका डिवीजन, सेल ऑर्गेनलीज, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम लोग सबसे पहले इसमें सेल को ही देख लेंगे, सेल वाला पार्ट से शुरू करते हैं, और फिर इसके बाद हम आगे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। ये हमारा जूलॉजी में पाठ्यक्रम होगा, करिकुलम हमारा जूलॉजी का। आप लोग एक काम जरूर करना, देखो सेल में, सेल के जो पार्ट्स हैं उनकी फोटो थोड़ी सी मुश्किल होती है बनानी, वो बनती नहीं है स्ट्रक्चर के लिए आप अपने फ़ोन को खोल लेंगे और उसमें सेल का आप डालेंगे ना, सेल यूपीएससी, तो उसकी स्ट्रक्चर निकल के सामने आ जाएगी। उसको खोल लेंगे, पार्ट्स उसके मैं आपको डिफाइन करता चलूँगा।
जब भी आप पढ़ेंगे सेल को इसी तरीके से पढ़ेंगे। जनरली वैसे पार्ट्स कभी पूछता तो नहीं है, उनके काम पूछता है, फंक्शंस आते हैं ऑर्गेनेलीज के। ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस मैं आपको बता दूँ, ठीक है। शुरू करें, कोई और आ रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन हटा दिए गए, एक सेकंड में अभी बताता हूँ। देखो यूपीपीसीएस में से ऑप्शनल हटा दिया गया है और उसकी जगह पर 2 नए सब्जेक्ट, 2 नए पेपर जोड़ दिए गए। बात मत करिए, 2 नए पेपर जोड़ दिए गए। वो दोनों नए पेपर यूपी के पर्सपेक्टिव में हैं। एक में तो यूपी की राज व्यवस्था है, हिस्ट्री है, और कुछ यूपी के कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं उससे रिलेटेड कुछ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड कुछ है, इनके बारे में उसमें रखा गया। आर्ट एंड कल्चर है यूपी की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान है उसी में यूपी के, विशेष तौर पर जिनकी व्याख्या है। एक पेपर तो वो रखा गया है। एक पेपर में उसमें इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश की, ज्योग्राफी का पार्ट है उत्तर प्रदेश के उसी पेपर में, एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसी पेपर में, मार्केटिंग से संबंधित समस्याएं हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उत्तर प्रदेश में वो हैं, नेशनल पार्क वगैरह उसी में ही आ जाएंगे। ये वाला पार्ट एक अलग पेपर में है। तो जो 2 नए पेपर ऐड करे गए हैं उसमें यूपी स्पेसिफिक है पूरा, आपको यूपी स्पेसिफिक उसमें तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, इस बार चूँकि सिलेबस चेंज हुआ है और यूपी पर ज़्यादा फोकस किया गया है, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि इस बार के पीसीएस के पेपर में यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। यूपी स्पेसिफिक, जहां पहले यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन 5 से 10 आते थे, इस बार हो सकता है वो बढ़ के 15 से 20 हो जाए। तो एक ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि 2 नए पेपर जोड़े गए हैं, उनमें दोनों में यूपी स्पेशल जोड़ दिया गया है। तो आयोग ये ज़रूर जानना चाहेगा कि आप यूपी के बारे में कितना जानते हो, तो उसमें भी पूछ लेगा उसको, उसको आप इसलिए तैयार करना। अच्छा, एक और रहेगा, अभी आपकी क्लासेस शुरू होंगी करंट अफेयर्स की भी। करंट अफेयर्स में समाज कल्याण अधिकारी हैं पंकुड़ी जैन में, वो आपको करंट अफेयर्स कराएंगे, उनकी क्लासेस होंगी। तो उन्होंने करंट अफेयर्स के लिए बोला है कि मैं करा दूँगी, तो करंट अफेयर्स आपको वो कराएं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो फिर देखो, यूपी स्पेशल के लिए बहुत सारी किताबें मिलती हैं मार्केट में, उसमें से कोई भी एक ले लो। हाँ, उससे कह देना यूपी स्पेशल के लिए चाहिए, कुछ भी ले लो, वो दे देगा। किसी ठीक पब्लिकेशन का हो उससे मिल जाएगा आपको। यूपी स्पेशल आजकल तो सब निकालते हैं, घटना चक्र भी निकालता है और परीक्षावाणी भी निकालती है, टाटा मैकग्रा हिल भी निकालता है, किसी से भी ले लो। सबसे पहले तो यूपी के मेन टॉपिक्स, वो यूपी स्पेशल तो पूरा ही तैयार करना है। यूपी स्पेशल तो पूरा ही तैयार करना है आपको, उसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं, क्योंकि अब तो मेंस एग्जामिनेशन में भी आएगा, तो स्पेसिफिक क्या रहेगा, तो सारे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बताया था ना पहले कि हट जाएगा, याद है, ग्रुप पे मैसेज किया था एक बार,
यूपी का इसमें हटने की बात हो रही है, चर्चाएं। यूपी स्पेशल, ये मॉडरेशन को लेकर समस्या थी, मॉडरेशन की समस्या को दूर करा गया है। अब थोड़ा सा ठीक हो गया, नहीं तो साइंस बैकग्राउंड वालों को ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाते थे। चलिए तो शुरू करें। आप इसमें हेडिंग डाल लो बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में आप हेडिंग डाल लो जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का सबसे पहला वाला जो चैप्टर है, या सबसे पहली वाली जो हेडिंग है, हेडिंग लिखना जैविक समुदाय का वर्गीकरण। जैविक समुदाय का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या लिविंग कम्युनिटी कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग कम्युनिटी, ये जैविक समुदाय का वर्गीकरण है। पहले बायोलॉजी पढ़ लें, बजट देख लेंगे, बाद बजट भी कर लेंगे, ठीक है। देखो, जब जीव विज्ञान के क्षेत्र में स्टडी होना शुरू हुआ, ये सबसे पहला क्षेत्र था जिसके बारे में अध्ययन शुरू हुए। जीव विज्ञान का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन करने का अगर किसी को श्रेय गया तो वो अरस्तु को गया। अरस्तु ने सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन किया जीव विज्ञान का, इसीलिए कुछ लोग अरस्तु को पिता भी कहते हैं जीव विज्ञान का। लेकिन अरस्तु का जो अध्ययन था वो मानव के ऊपर था, ह्यूमन के ऊपर था। असलियत में अरस्तु का अध्ययन का विषय मानव और उसकी समस्याएं नहीं थी, मानव या उसकी बीमारियां, ये सब उसके अध्ययन का विषय नहीं था। उसके अध्ययन का तो एक ही विषय था, और वो था लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को कैसे, अच्छा, डेमोक्रेसी भी उसके अध्ययन का विषय नहीं था। उसके अध्ययन का विषय था एथेंस में होने वाली क्रांति। वो ये जानना चाहता था कि किन परिस्थितियों में मानव क्रांति के लिए तैयार हो जाते हैं, एक स्थापित सत्ता को पलट देते हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं? उसने विचार किया कि इसके लिए कुछ तो परिस्थितियां होती हैं बाह्य, कुछ परिस्थितियां होती हैं आंतरिक। बाह्य परिस्थिति में उसने वातावरण को रखा, जो भी किसी व्यक्ति को क्रांति के लिए तैयार करता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक, वैचारिक भी कह सकते हैं। और आंतरिक परिस्थितियों में उसने ये देखा या ये समझने की कोशिश की कि ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जो इंसान के अंदर होते हैं और वो क्रांति करने के लिए तैयार हो। इसलिए उसने मानव का आंतरिक स्तर पर अध्ययन किया। तो जीव विज्ञान का पिता इसलिए उसे कहते हैं, वो एक क्रमबद्ध अध्ययन था, ये माना गया। लेकिन जब यूरोप में प्रबोधन आया 18वीं और 19वीं शताब्दियों में, तब इसके फील्ड में और ज़्यादा अध्ययन हुए या स्टडियाँ हुई। अध्ययन का विषय ये रखा गया कि क्या मानव ऐसे ही इवॉल्व हो गया या उसका इवोल्यूशन जो हुआ कुछ फेजेस में हुआ, कहाँ से उसकी इवोल्यूशन ह्यूमन की। तो पता चला कि ह्यूमन की इवोल्यूशन एक बहुत छोटे से प्राणियों से हुई है, जिनमें से अमीबा एक है, या एक कोशिकीय जीव जिनमें से एक है यूनिसेलुलर, उनसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहले ऑर्गेनिज्म बने और उसके बाद फिर ऑर्गन्स बने, उसके बाद फिर बड़े जीव जंतु बने। तो फिर एक विषय ये रहा कि अमीबा, पैरामीशियम या एक कोशिकीय जीव जंतु तो अभी भी पृथ्वी पर है, बहुकोशिकीय जीव जंतु भी हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं। तो कैरोलस लीनियस नामक एक वैज्ञानिक ने सबको वंश के आधार पर बांटा, वंश और जाति के आधार पर बांटा।
क्लासिफिकेशन किया जीवों का, इसीलिए उसे वर्गीकी का पिता भी कहते हैं कैरोलियस लीनियस को, द फादर ऑफ, क्या कहते हैं वर्गीकी को? टैक्सोनॉमी, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। कैरोलियस लीनियस ने इसका सबसे पहले वर्गीकरण किया, उसने नाम भी दिया। जैसे पहला जो नाम था उसका, जैसे उसने किसी जीव को अगर कोई नाम दिया तो उसके दो भाग थे, एक उसका वंश, एक उसकी प्रजाति। जैसे इंसान को होमोसेपियन कहा उसने, होमो उसका वंश है, सेपियन उसकी प्रजाति। अब सेपियंस कौन होते हैं? तो सेपियंस में जितने भी बंदर प्रजाति के जीव हैं वो सब आते हैं, इंसान भी बंदर प्रजाति का ही है। तो सेपियंस में मंकी भी आ जाएंगे, जो ऑर्गेन्टोइंस होते हैं वो भी आ जाएंगे, चिंपैंजी भी आ जाएंगे, लंगूर भी आ जाएंगे, सब इनको मिला के हम लोग सेपियंस हैं। लेकिन इनमें मानव क्या है? तो वो होमो सेपियन है, ठीक है। इसीलिए वर्गीकी का पिता कहा गया कैरोलियस लीनियस को। तो आप ये दो बातें आप लिख लीजिए सबसे पहले। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए, जैव समुदाय के अध्ययन के लिए समस्त जीवधारियों को, समस्त जीवधारियों को समस्त जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत किया गया है। समस्त जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत किया गया है टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल ह्यूमन बीइंग्स, या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स has been divided into a particular groups and communities। सामान्यतः एक समान गुण एवं संरचना वाले, एक समान गुण एवं संरचना वाले जीवों को, एक समान गुण एवं संरचना वाले जीवों को एक ही वर्ग में रखा गया है, एक ही वर्ग में रखा गया है। जनरली ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which has similar characteristics, has been put into a particular group, has been put into a particular group। अब इसको ना अगले पॉइंट से लिखना, सामान्यतः, अगले पॉइंट से लिखना, सामान्यतः जीवों का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित अध्ययन, सर्वप्रथम सुव्यवस्थित मतलब एक क्रोनोलॉजी में सुव्यवस्थित अध्ययन अरस्तु द्वारा किया गया। जनरली फर्स्ट टाइम
a sequential study of living organism, ब्रैकेट में लिखना ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसने मानव का ही किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंडक्टेड बाय एरिस्टोटल, इसीलिए उसे एरिस्टोटल, अरस्तु, इसलिए उसे जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट he is known as the father of biology। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। देखो, लेकिन वर्गीकरण की समस्या थी अभी तक भी। प्रबोधन के युग के बाद वर्गीकरण भी शुरू हुआ, टेक्सोनॉमी भी शुरू हुई, और ये वर्गीकरण कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया। आप लिखो इसे। प्रबोधन के युग के पश्चात, प्रबोधन के युग के दौरान, ऐसा लिखिए आप। प्रबोधन के युग के दौरान जीवों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। जीवों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट there was a classification of living organism. There was a classification of living organism scientifically. यह वर्गीकरण कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया। कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया। दिस क्लासिफिकेशन कंडक्टेड बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस, CAROLUS, कैरोलस लीनियस। इसी कारण लीनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। लीनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लीनियस के द्वारा जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति शुरू हुई। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, यानी दो नाम, एक उसका वंश, एक उसकी प्रजाति, द्विनाम पद्धति की शुरुआत हुई। During the period of Carolus Linnaeus started, द्विनाम पद्धति को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? द्विनाम पद्धति, नॉमेनक्लेचर। चलो वही लिखो। Linnaeus started the binomial क्लेचर। हाँ, तो लिखो binomial CLATURE, अर्थात एक उसके वंश का नाम एवं दूसरा उसकी प्रजाति का। एज
One is of the name of its genera, and second of its species. Second of its species. उदाहरण लिख लीजिए, जैसे होमोसेपियन, होमोसेपियन, उदाहरण लिख लीजिए, मानव को होमोसेपियन कहते हैं ना, होमोसेपियन, तो होमो उसकी जेनरा हो गई, सेपियन उसकी प्रजाति हो गई, यानी स्पेसीज हो गई, ठीक है। चाहो तो ये बीच के एक आध पंखा ही चला दो, इतनी ज़्यादा तो गर्मी नहीं है। करेगा कौन? उधर से देखो या इधर से देखो, बंद करो, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा ही हो रही है। चलो बस ये तो चल रहे हो तीन तो। अरे इसे ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। एक काम करो, ये बीच वाला बंद कर दो, वो दोनों चल रहे हो, ये बीच वाला बंद कर दो। ठीक है, लाइट बंद करो। बच्चे के पास रजिस्टर दिखाओ, बच्चे के पास रजिस्टर। अरे रजिस्टर किसके पास है? ये अपने अटेंडेंस जरूर करेंगे। नहीं तो अरे तुम आप कैसी बात, आप करो ना, लो ना तो ध्यान रखो, ये तो तुम अटेंडेंस, ये तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, आए और अटेंडेंस करो। टैबलेट उसे ही मिलेंगी इस बार जिसकी अटेंडेंस होगी। नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्राइटेरिया बन के आएगा लखनऊ से, बन के आएगा, क्या आ ही गया है, अटेंडेंस बेस्ड होगा और अटेंडेंस उसी आधार पे तय होगी। फिर अटेंडेंस के आधार पे सबके फॉर्म फिल हो गए सबके। अब फॉर्म फिल हो गया, ये पहला क्राइटेरिया है। अब सबके अटेंडेंस चेक करेंगे हम, फिर वहाँ से एक अटेंडेंस का क्राइटेरिया आएगा, कट ऑफ आएगी कि इतने कट ऑफ से ज़्यादा जो भी अटेंडेंस में, फिर उसके आधार पर देखेंगे। अब तो नहीं हो रहा। चलो नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट से। अगला हेडिंग आप डाल लो सेल या कोशिका। सेल, सेल या कोशिका। देखो, जो सेल है वो किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट इसलिए है कि जितना भी मेटाबॉलिक फंक्शन है
वो सेल में ही आके कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स हैं सब सेल से ही मिलके बनते हैं। सेल मिलके टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलके बॉडी। इस तरीके से वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। ठीक है। फंक्शनल यूनिट इसलिए है कि फाइनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी है बॉडी की वो सब सेल में जाके ही एंड होती हैं। तो आप पहला पॉइंट तो यही लीजिए। सामान्यतः कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। Generally, cell is functional and structural unit. Cell is functional and structural unit of human being. या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्लिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिख दीजिए। देखो, कोशिका की सबसे पहले जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। रॉबर्ट हुक थे। मैं लिखवाऊंगा। लेकिन मानव कोशिका की सबसे पहले खोज की ल्यूवेनहॉक ने, और ल्यूवेनहॉक कोशिकाओं का विखंडन पढ़ रहे थे। कोशिकाएं आपस में जब डिसइंटीग्रेट होती है, यानी एक सेल टूट के दो बनाती है, उसकी स्टडी कर रहे थे। तब जाके उन्हें जीवित कोशिकाओं में विखंडन मिला। मतलब जनरली वो एक एम्ब्रोयो की स्टडी कर रहे थे। तो एम्ब्रोयो किस तरीके से एक डेवलप सेल बनती है, एक डेवलप सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको उन्होंने स्टडी कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर जीवित कोशिका का भी खोज सबसे पहले देखा। तो आप ये दोनों बात लिख लीजिए। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। Firstly, the cell was discovered by Robert Hooke. ब्रैकेट में लिखना 1665। अच्छा, मैंने उसमें ऊपर एक पॉइंट लिखाया है, प्रबोधन का युग। कौन सा समय था ये एनलाइटमेंट का? प्रबोधन का युग कब था? अच्छा, एनलाइटमेंट कहते किसे? हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। जब बुद्धा आए, जैसा मतलब किसी भी तरफ मतलब जब हमें कुछ दिशा मिल जाता है, या ऐसे फेंक के मार रहे हो मेरे ऊपर? और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो वजन तो मरेगा ही। फेंक के मार दूं। प्रबोधन का युग, मैंने प्रबोधन नहीं पूछा, मैंने पूछा प्रबोधन का युग कौन सा था? इलाका घेर लिया था। ये हम नहीं जाने देंगे। तो इवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया। इलाका घेरने से ही फोटो में सर मैंने रूट घेर के शामिल किया थी। कॉन्स्टेंटिनोपल कुछ तो दुनिया मैंने ये पूछा प्रबोधन का युग क्या था? जब रिवॉल्यूशन हुआ सर, रिवॉल्यूशन नए नए आविष्कार हुए सर। तो पीरियड का यूरोप रिलीजन की सोच से ऊपर, रिलीजन की सोच से ऊपर बढ़ गया। केवल रिलीजन उसे धर्म सुधार किसे कहेंगे? फिर क्या धर्म सुधार का युग, जैसे यूरोप में आप काल्विनवाद, प्रोटेस्टेंट, जैसे प्रोटेस्टेंट आंदोलन हुआ, प्रोटेस्टेंट आंदोलन में तीन तरीके के 3 दार्शनिक हुए,
सबसे पहले काल्विन हुए, सबसे पहले मार्टिन लूथर हुए, फिर काल्विन हुए, फिर ज्विंगली हुए। तो ये तो रिफॉर्मेशन का पीरियड था, वहाँ धर्म सुधार हो रहा था। सर 350 धर्म सुधार के बाद प्रबोधन का युग है। देखो बैठ जाओ। अरे नहीं यार, जब मैं तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं दे रहा तो चुप हो जाओ, इसका मतलब तुम सब गलत बोल रहे हो। जब मैं किसी की, देखो बड़ा सीधी सी बात होती है, अगर मैं किसी की बात को ध्यान से सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये है उसमें कुछ ना कुछ सही का एलिमेंट है, इसलिए मैं वो सुन रहा हूँ। और जिसकी बात में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो वो चुप हो जाए फिर कि अपने आप ही मुझे क्यों कहलवाते हो कि तुम गलत बोल रहे हो। प्रबोधन के युग की शुरुआत जनरली एक ऐसा टाइम पीरियड है जब यूरोप के लोगों ने नए सिरे से सोचना शुरू किया। मानवीय चेतना यूरोप के लोगों में तर्क पर आधारित हो गई, रेशनैलिटी के ऊपर आधारित हो गई। उनका जो वैचारिक चिंतन था वो विज्ञानवाद, बुद्धिवाद, तर्कवाद, इन सब के ऊपर आधारित हो गया। इस प्रबोधन, इस प्रक्रिया को जब यूरोप के लोगों ने एक नए सिरे से सोचना शुरू किया जिसमें तर्क मूल में था, उसको हम लोग प्रबोधन का युग कहते हैं। इसकी शुरुआत जनरली मानी जाती है न्यूटन से। सेब तो पहले भी गिरा होगा, लेकिन न्यूटन ने ही उसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि वो एक ऐसा दौर था कि जिसने न्यूटन को ये सोचने के लिए प्रेरित किया। तो जनरली 18वीं शताब्दी यूरोप में 18वीं शताब्दी का जो शुरुआती पीरियड था, 18वीं शताब्दी से लेके और 19वीं शताब्दी तक, वैसे तो प्रबोधन आज भी है, ये तो नहीं कह सकते कि वो खत्म हो गया। आज भी लोग तर्क करते हैं, आज भी लोग तर्क आधार पर सोचते हैं, लेकिन जनरली वो जो प्रबोधन की पहली फेज थी वो 18वीं शताब्दी में शुरू होकर और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक गई। उस युग को हम लोग प्रबोधन का युग कहते हैं। उसी समय जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार थे उसी समय हो, न्यूटन से उसकी शुरुआत हो जाती है। तो प्रबोधन के युग का अगर कोई पूछे कब से शुरू होती है तो 18वीं शताब्दी। क्या था? तो जब मानवीय यूरोप के मानव का चिंतन तर्क पर आधारित हो गया, बुद्धिवाद पर आधारित हो गया, विज्ञानवाद पर आधारित हो गया, तब उस युग को प्रबोधन का युग कहते हैं। 1665, अब देखो एक टाइम पीरियड है, तो 17वीं शताब्दी है या नहीं है? ये 17वीं शताब्दी के उसी समय की शुरुआत हो रही है। हालांकि ये युग प्रबोधन का युग नहीं था। ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई बिल्कुल दीवार खड़ी है कि ये था और ये नहीं था। जनरली ट्रांजिशन पीरियड था ये। 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एक ट्रांजिशन पीरियड था और 18वीं शताब्दी में उसमें बृहद स्तर पर बदलाव शुरू हो गए थे। ये वही पीरियड है, ठीक है। चलो आप लिखो, प्रबोधन बुद्धा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखो इसमें। सर्वप्रथम जीवित जंतु कोशिका की खोज, सर्वप्रथम जीवित जंतु कोशिका की खोज वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। फर्स्टली द लिविंग सेल, फर्स्टली द लिविंग सेल वॉज रिसर्च्ड बाय, या आप खोज करने को क्या कहेंगे? डिस्कवर्ड बाय वॉन ल्यूवेनहॉक। वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। देखो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है ना, ऑस्ट्रोसेक्टी। और सबसे छोटी एक बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा
सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। द लार्जेस्ट सेल वुड बी ऑफ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जबकि सबसे छोटी कोशिका जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक बैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक बैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया, देखो फंगस और बैक्टीरिया का जब मिलन होकर जो चीज बनती है उसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। हाइब्रिड कैसे? नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट में। देखो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम की कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका होती है किसकी? न्यूरॉन की। न्यूरॉन की होती है सेरिबैलम की। सबसे छोटी कोशिका होती है सेरिबैलम की। सेरिबैलम ब्रेन में वो हिस्सा है जहां पर इंटेलिजेंसिया निवास करती है, यानी जहां पर हम लोग जहां से एनालाइज करते हैं, तर्क करते हैं, या बुद्धि जहां पर निवास करती है उसको हम लोग सेरिबैलम कहते हैं, सॉरी सेरिब्रम कहते हैं। सेरिबैलम एक दूसरा पार्ट है जो मेडुला ऑब्लोंगाटा को जोड़ता है मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन से मेडुला ऑब्लोंगाटा को जोड़ने वाला पार्ट सेरिबैलम कहलाता है। सबसे छोटी कोशिका होती है सेरिबैलम की। खैर ये उसी का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ब्रेन को पढ़ेंगे तो इसे मैं और डीपली पढ़ा दूंगा। 3 पार्ट हैं, फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिबैलम, ठीक है। इसी से ही सेरिब्रम जुड़ा हुआ होता है जहां इंटेलिजेंसिया निवास करती है। तो आप अगले पॉइंट में लिखना, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका या मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम की कोशिका होती है, अंडाणु की कोशिका होती है, ओवम की कोशिका होती है। इन ह्यूमन बीइंग द लार्जेस्ट सेल वुड बी ऑफ ओवम। जबकि सबसे छोटी कोशिका सेरिबैलम की ग्रेन्यूल की, सेरिबैलम के ग्रेन्यूल की। while the smallest cell would be of granule of cerebellum। ग्रेन्यूल माने उसका एक छोटा सा अंश है उसकी, ठीक है। अगले पॉइंट से लिखना, देखो सबसे लंबी जो कोशिका है मानव शरीर में वो न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन, देखो जो न्यूरॉन है मस्तिष्क में सेरिब्रम है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कोई चीज हम लोगों ने सोची, उस संवेदना को स्पाइन के माध्यम से, ये पीछे वाला जो हिस्सा है स्पाइन का, स्पाइन में मेडुला ऑब्लोंगाटा ये पीछे फिक्स होता है ऐसे। ये पीछे देखो, पीछे गांठ होगी सबके, ये पीछे इस स्पाइन का, सर के पीछे जो गांठ है ये स्पाइन का सबसे पिछला वाला हिस्सा है। ये ब्रेन से कनेक्ट रहता है, ये सेरिबैलम यहाँ से कनेक्ट है। जैसे ही हमने कोई बात सोची, न्यूरॉन्स के माध्यम से
ये स्पाइन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें से न्यूरॉन्स पीछे से पूरी बॉडी में सूचना को भेजने का काम करेंगे। स्पाइन में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। ये माना गया, मेडिकल साइंस कहती है कि 736 जोड़े होते हैं उसके, 32 जोड़े होते हैं, 736 जोड़े होते हैं, 36 एक तरफ और 36 दूसरी तरफ स्पाइन के, तो कुल मिला के 72 जोड़े हो गए न्यूरॉन्स, जिनमें फ्लो करके सूचना को बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाते हैं। आयुर्वेद में इसे अलग बताया गया, वो कहते हैं 36 हज़ार होते हैं, 36,000 नाड़ियां इनको कहा गया है, 36,000 एक तरफ, 36,000 दूसरी तरफ, 72,000 नाड़ियां बताई गई। नाड़ियां इन्हीं को कहते हैं न्यूरॉन। खैर आप नाड़ियों के चक्कर में पढ़िए, हम तो मेडिकल साइंस का मामला पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये है कि सबसे जो लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन की होती है, जो कि प्रत्येक भाग तक शरीर के सूचनाएं पहुंचाने का काम करता है। तो लिखो, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका होती है। द लॉन्गेस्ट सेल वुड बी ऑफ सेल ऑफ न्यूरॉन। द लॉन्गेस्ट सेल वुड बी ऑफ सेल ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। अच्छा, ये तंत्रिका तंत्र कहते हैं हिंदी में न्यूरॉन को, तो आप लिखना चाहें तो तंत्रिका तंत्र लिख लीजिए, लेकिन न्यूरॉन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं शायद, और पूरे न्यूरॉन नर्वस सिस्टम को कहते हैं तंत्रिका तंत्र अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी में। देखो, जब कोशिकाएं बनी, जब कोशिका सबसे पहले इवॉल्व हुई, देखो मानव क्या है, ये जितने भी आप जीव जंतुओं को देखते हो वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं? मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन अमीबा, पैरामीशियम ये यूनिसेलुलर है। सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई दैट वाज यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय जीवों की पहले उत्पत्ति हुई, उनकी कोशिका की संरचना भी वैसी नहीं थी जैसी अब की कोशिका की मिलती है। अब कोशिका इवॉल्व हो गई है। अच्छा ये बताओ, ह्यूमन जैसा उत्पत्ति के समय था वैसा ही है या इवॉल्व हो गया है? इवॉल्व हो गया है। जब इवॉल्व हुआ होगा, जैसे हम लोग निएंडरथल थे पहले, रामापिथेकस थे, निएंडरथल भी छोड़िए, रामापिथेकस थे, उसके बाद निएंडरथल हुए, रामापिथेकस के बाद अब मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, आधुनिक मानव है, मॉडर्न ह्यूमन है। तो एक इवोल्यूशन हमने पीढ़ी दर पीढ़ी देखा, कोशिकाएं भी इवॉल्व हुई होंगी। पुरानी कोशिकाएं जो पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुई उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप की हैं, पुराने प्रकार की। इनमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। जो नई कोशिकाएं हैं इस समय, जो इवॉल्व होने के बाद बनी है, इन्हें हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, या यूकैरियोटिक कोशिका आधुनिक कोशिका भी कहलाती है। कोशिका के अध्ययन में यूकैरियोटिक कोशिकाओं का ही अध्ययन करते हैं हम लोग, क्योंकि मानव की इसी से उत्पत्ति हुई। तो आप लिखो, कोशिकाएं दो प्रकार की होगी। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। जनरली सेल्स वुड बी ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। यू से बनेगा EU से, यूकैरियोटिक है ना। अच्छा, प्रोकैरियोटिक प्राचीन कोशिकाएं हैं, तो प्रेकैरियोटिक के आगे लिख लीजिए प्राचीन कोशिकाएं, प्रीमिटिव सेल। ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं होती थी। इसकी एक पहचान ये थी कि इसमें सेल वॉल नहीं होती थी, एक ही कोशिका से जीव बना हुआ होता था। सेल वॉल, देखो वॉल कब बनेगी, वॉल कब बनती है? जब दूसरे से विभाजन हो।
इस वॉल ने बल्डोर से विभाजन कर दिया इस एरिया का। पहले वाली जो कोशिकाएं थी उनमें वॉल नहीं थी, सेल वॉल नहीं थी, एक ही कोशिका होती थी, एक ही प्रकार के जीव थे, एक ही कोशिकीय जीव थे। तो प्रीकैरियोटिक सेल की ये पहली पहचान है कि उसमें सेल वॉल नहीं होती। और भी कुछ पहचान है, इसीलिए जो पूरा साइटोप्लाज्म था जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, वो पूरी सेल में फैला हुआ था। जबकि अब जो नई कोशिका है इसमें साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य ये केवल सेल के न्यूक्लियस में मिलता है, एक जगह मिलता है। आप जरा इसको आगे लिख लो। अच्छा, प्रिमिटिव लिख लिया उसे, प्राचीन प्रकार की कोशिका, और यूकैरियोटिक को लिख लो नवीन कोशिका, न्यू सेल। ठीक है, अध्ययन हम करेंगे यूकैरियोटिक का। अब अगले पॉइंट से लिखना, सामान्यतः नवीन कोशिका में या नवीन प्रकार की कोशिका में निम्न अंग पाए जाते हैं। निम्न अंग पाए जाते हैं। जनरली there would be these organelles in यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, देखो चाहे सेल की पुरानी चाहे सेल की नई, दोनों में एक जो अंगक था या एक ऑर्गेनेली कॉमन थी, दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहला लिखो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे पहला लिख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो मेटाबॉलिज्म, खाना अंतिम रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में ही पचता है। जितने भी फूड आप खाते हो वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड्स में, और अंततः उसका जो दहन होगा या वो जो जलेगा फाइनली या ऊर्जा उत्पन्न करेगा, दैट वुड बी इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, एक बात और बताइए, जब कोई चीज जलेगी तो धुआं निकलेगा नहीं निकलेगा? धुआं माने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। देखो जब कोई चीज जलेगी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं। इंसान को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसलिए ऑक्सीजन इनटेक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि उसे खाने को अंतिम रूप से पचाना है। खाना जब इंसान जो भी खाता है, कार्बन ऑर्गेनिक होता है या नहीं होता, या कुछ इनऑर्गेनिक भी खाता है? अरे जितना भी आप खाना खाते हो सब ऑर्गेनिक होता है या नहीं? ऑर्गेनिक का मतलब ये है सब कार्बन से बना हुआ है या नहीं है? जब कार्बन का दहन होगा, कार्बन जलेगा, तो कार्बन का ऑक्साइड बनेगा या नहीं बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नहीं बनेगा? इसलिए आप ऑक्सीजन लोगे और CO2 निकालोगे, क्योंकि ये अंतिम प्रक्रिया है खाने के पाचन। अब ये पाचन कहाँ होगा फाइनली? ये आग जलेगी कहाँ? तो दैट वुड बी कंडक्टेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। खाना अंतिम रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा, ऑक्सीजन उसे मिली, खाना जला, ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा उत्पन्न होकर शरीर को उसने पहुंचा दी अलग अलग भाग को, शरीर ने काम करना शुरू किया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंची, जैसे ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से आई वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में गई और ब्लड के माध्यम से फिर वो लंग्स में और उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया खाने के पाचन की है। तो पहला लिखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसको लिखना, यह श्वसन क्रिया अंतिम रूप से संपादित करता है। द रेस्पिरेशन या द कंप्लीट रेस्पिरेशन
ended here. Complete respiration ended here. ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, लेकिन मतलब उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उसे मीसोसोम कहते हैं। काम यही करता है, बस उसका नाम अलग कर दिया जिससे ये पता चल सके कि ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी ही, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी ही संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मीसोसोम कहते हैं, जिन्हें मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम कहते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स there would be structures similar as to mitochondria, known as mesosome। ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन अंतिम रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। फूड फाइनली absorbed in mitochondria by the help of oxygen। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का केंद्र भी है, and that's because of it mitochondria is the center of a cell। ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो शरीर को हमेशा एक जैसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, कभी उसे ऊर्जा कम चाहिए, कभी उसे ज़्यादा चाहिए। जब हम लोग किसी प्रकार का शारीरिक वर्क करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही होती है, उस समय ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, जब सो रहे होते हैं तो ऊर्जा कम चाहिए। अब क्या हो, खाना बराबर पच रहा है, आपने खाना खाया, खाना खाने के एक विदिन टाइम ड्यूरेशन वो एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, ऊर्जा उत्पन्न होगी। खाना खाया अब, लेकिन हमें ऊर्जा की आवश्यकता, काम करने जाएंगे 3 घंटे बाद में। 3 घंटे बाद ऊर्जा कैसे प्राप्त हो? बॉडी इसके लिए स्मार्टली काम करती है। क्या करती है? जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है। एटीपी बॉन्ड्स हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो एटीपी के रूप में और एडीपी के रूप में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राई बॉन्ड्स में और डाई बॉन्ड्स में एडिनोसिन के ऊर्जा स्टोर रहती है। जब हम लोग कोई काम करते हैं, बॉडी अपने आप उस ऊर्जा को रिलीज कर देती है, एटीपी टूटता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये प्रक्रिया है। इसीलिए खाना खाने की हमें बार बार आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए बार बार भूख भी नहीं लगती। नहीं तो ये हो कि जब भी काम करेंगे तभी तुरंत भूख लगे। जैसे आपने देखा होगा, शुगर के मरीज देखे हैं, उनको आप देखना जिनको डायबिटीज होती है, वो कुछ काम करें उनको तुरंत भूख लगाएगी थोड़ी देर बाद, या फिर अगर थोड़ी देर वो भूखे रहें तो उनको चक्कर आने लगते हैं, उनको तुरंत खाना चाहिए कुछ ना कुछ।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, इसलिए ऊर्जा की कमी उनमें लगातार बनी रहती है, इसलिए उन्हें बार बार खाना पड़ता है। हमें सामान्य व्यक्तियों को नहीं, इसलिए क्योंकि उनमें एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर रहती है। बात समझ में आई? माइटोकॉन्ड्रिया में खाना जलेगा, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, एटीपी में स्टोर हो जाएगा। जब ऊर्जा की आवश्यकता आएगी, एटीपी टूटेगा और फिर ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्लियर? लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। इन बॉडी एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, when body need the energy, ATP dissolve and provide it। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब एटीपी टूटता है एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। यहां तक क्लियर है? किसी को बताओ कोई परेशानी हो यहां तक समझ में? एडिनोसिन, ADENOSENE, एडिनोसिन कहते हैं। ट्राइफॉस्फेट। अच्छा ये बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? क्लियर? चलो ठीक। अब एक इसमें नेक्स्ट लिखिए, नहीं वैसे भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मोटे मोटे। चलो नेक्स्ट लिखिए इसमें हरित लवक। अगला हेडिंग लिखिए इसमें हरित लवक। प्लास्टिड्स कहते हैं इन्हें, प्लास्टिड्स। हाँ, हरित लवक या प्लास्टिड्स कहते हैं। देखो, एनिमल सेल और ह्यूमन सेल, दो सेल होंगे। एनिमल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल के ये सबसे बड़े ऑर्गेनेलिज होते हैं। एनिमल सेल में सबसे बड़ी ऑर्गेनेलिज होती है, उसे क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं, शायद रसधानियां, वैक्यूल्स कहते हैं। ध्यान से सुनो, ये सेल हुई, सेल में छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज हैं, अंगक हैं, पार्ट्स है सेल के। दो अलग अलग सेल हैं, एक सेल है एनिमल सेल, एक सेल है प्लांट सेल। मैं यहाँ प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ। प्लांट सेल के सबसे बड़े ऑर्गेनेलिज होते हैं प्लास्टिड्स। इन्हीं की वजह से किसी प्लांट में किसी प्रकार का रंग होता है या किसी फल में किसी प्रकार का रंग होता है, प्लास्टिक की वजह से। इसीलिए इन्हें हरित लवक कहते हैं। जिनका रंग हरा होता है, हरा रंग होता है क्लोरोफिल की वजह से। अलग अलग प्लास्टिड की वजह से उसका रंग अलग अलग होता है, उसमें पाए जाने वाले तत्व की वजह से। जैसे क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा देखने को आपको मिलेगा। पपीते का, हल्दी का जो पीला रंग है वो ज़ैंथोफिल की वजह से मिलता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से देखने को मिलता है। तो अलग अलग ये सब प्लास्टिड्स हैं। अलग अलग प्लास्टिड की वजह से ऑर्गेनेलिज का जो कलर है, सेल का जो कलर है वो अलग होगा। लेकिन ये प्लांट सेल नहीं होगा। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते।
एनिमल सेल में सबसे बड़ी ऑर्गेनेलीज होती है जिन्हें हम लोग रसधानियां या वैक्यूल्स कहते हैं। आप अपने जब आप इसको घर जाके पढ़ना ना तो अपने मोबाइल पे वो निकाल लेना, इसका फोटो, एक फोटो नहीं बनेगा मुझसे। ऑर्गेनेलीज अंदर नहीं, देखो चित्र बनाने में मामला नहीं है, मैं ज्योग्राफी के बना लो, कोई बहुत मुश्किल से काम चलता है, ये तो बायोलॉजी के हैं। चलो आप अगले पॉइंट में लिखना, हरित लवक या लवक कहते हैं प्लास्टिड्स को, और हरित लवक कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। तो आप हेडिंग डालना प्लास्टिड्स या लवक। इसमें लिखना सामान्यतः ये सभी पालक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। Generally these would be found in all plant cell. ये कोशिका में पाए जाने वाले, ये पालक कोशिका, ऐसा लिखा, ये पालक कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंग हैं। पालक कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक हैं। These are the largest organelles of a plant cell. Largest organelles of a plant cell. ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना। सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। Generally these would be of 3 types. पहला लिखना इसमें हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इसे। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ये वाला लिखा और इसका एड्रेस नहीं कहा हूं। हरित लवक, देखो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हरित लवक का हरित इसलिए बोला गया क्योंकि इनका रंग हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से। इनमें जो वर्णी लवक पाया जाता है वो यानी रंग वाला जो प्लास्टिड है वो हरा है। तो लिखो इनका हरा रंग पर्ण हरित के कारण होता है। पर्ण हरित क्लोरोफिल, इनका हरा रंग पर्ण हरित के कारण होता है। The red color of these would be the green, the red, green. The green color of these would be due to क्लोरोफिल। सामान्यतः ये पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। They would be responsible for photosynthesis in plants. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पौधे जो सूरज के प्रकाश से खाना बनाते हैं उन सब में क्लोरोफिल मिलेगा ही। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो खाने बनाने की जिन्हें जरूरत नहीं है, वो बल्कि
दूसरे पेड़ पौधों से खाना ग्रहण करते हैं उनमें ये नहीं मिलता। नेक्स्ट लिखना वर्णी लवक, अगला हेडिंग लिखना वर्णी लवक, ये दूसरा पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इन्हें, क्लोरो नहीं, क्रोमो कहेंगे, क्लोरो तो हाँ, क्रोमो CHROMO, क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। ठीक है, ये पेड़ पौधों के जो अलग अलग रंग हैं ये इसकी वजह से ही हैं। जैसे उनके फलों का रंग भी, टमाटर का लाल रंग पहले उसमें होगा, वो बाद में रेड में कन्वर्ट होगा। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, पहले तो उसमें होता है ग्रीन वाला ही, पहले तो उसमें होगा क्लोरोफिल ही, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जब पक जाता है तो क्लोरोफिल लाइकोपिन में चेंज होने लगता है, इसीलिए उसका रंग लाल होने लगता है। ऐसे ही हरी मिर्च का वो लाल हो जाती है बाद में। तो आप लिखो वो जनरली उसमें स्पॉट ये होता है फंगस की वजह से, लेकिन जहाँ पत्ते पीले रंग के होते हैं या जहाँ वहाँ भी पीले रंग के वहीं होंगे जहाँ उनमें क्लोरोफिल नहीं होगा, इसलिए जो पत्तों का पीला भाग है वो खाना बनाने में या वहाँ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होता। वो पेड़ में खाने से बनता है, उसके बाद क्लोरोफिल जैसे बहुत से पेड़ होते हैं उनके अंदर सबसे होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, समुद्र होकर वो कैसे बनाते हैं? ग्रीन कलर के नहीं होते, जैसे भी आप बता रहे हैं बहुत से होते हैं क्यों नहीं, जो पत्ते पीले पड़ जाएंगे वो खाना नहीं होगा। पत्ता पीला तभी पड़ेगा जब वो डेड होने लगेगा। अरे वो पत्ता थोड़ी होता है, फ्लोर होता है, वो फ्लोर थोड़ी खाना बनाएगा, जड़ों की मदद से वो खाना बनाते हैं अपना। और दूसरा ये है कि उनमें फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो किसी और प्रकार से होती होगी जनरली, जिनमें वैसे ऐसा होता नहीं कि कोई पत्ता पूरी तरीके से, कोई पेड़ पूरी तरीके से हरा उसमें ना हो, ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर होगा वो उनका होगा क्योंकि वो पेड़ों से लेती हैं, हाँ वो पेड़ों से लेती हैं, ऑर्चिड्स वगैरह अपना खाना किसी और से लेती हैं। लेकिन खाना बना फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए क्लोरोफिल मस्ट है। क्रोमोप्लास्ट लिखो, ये हरे रंग को छोड़कर पौधों में पाए जाने वाले हरे रंग को छोड़कर पौधों में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी है, अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी है। क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल except green color in all the plants, ठीक है। जैसे कच्चे टमाटर पकने के बाद लाल हो जाते हैं, as raw tomato became red after ripening, इस क्रिया में उनका हरित लवक वर्णी लवक में बदल जाता है, In this function, their chloroplast change into chromoplast, ठीक है। अब ना वर्णक लिख लो और रंग लिख लो, यानी किस फल का कौन सा रंग किस वर्णक की वजह से होता है। वर्णक कहते हैं प्लास्टिड को, कौन सा प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एक तरफ वर्णक
या प्लास्टिड, और एक तरफ रंग या कलर, ऐसे करके लिखो। एक तरफ रंग, एक तरफ वर्णक, एक तरफ कलर, एक तरफ प्लास्टिड। रंग में लिखना सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग, द रेड कलर ऑफ एप्पल। किसकी वजह से होता है? टमाटर का भी सेब का भी एक जैसा होता है क्या दोनों का लाल रंग? अलग होता है, इसका मतलब वर्णक भी अलग होगा। एंथोसाइनिन, इसके आगे डैश करके लिखो एंथोसाइनिन। वर्णक में एंथोसाइनिन आएगा। टमाटर का लाल रंग, द रेड कलर ऑफ टोमेटो, ये लाइकोपिन। पपीते का पीला रंग, ये कई बार आया एग्जाम में, मैच मेकिंग में आता है ये। पपीते का पीला रंग, येलो कलर ऑफ पपाया। अच्छा एक काम और करना, मिल जाए तो आज ही घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लेना इसका, ठीक है? पूर्वावलोकन घटना चक्र का प्रीवियस ईयर वो जरूर ले लेना, जनरल साइंस का। और मैं जैसे ये सेल पढ़ा रहा हूं उसमें हो सकता है ये वाला भी कोई पार्ट हो, देख लेना उसमें चैप्टर कैसे दिए गए होंगे, मेरे तो ध्यान नहीं आ रहे अभी, उस हिसाब से इसे सॉल्व करते चलना, ठीक है? पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, कैरिका जैंथिन, कैरिका, कैरिका, KARIKA, कैरिका जैंथिन, JAINTHYN, JAINTHYN। नेक्स्ट, गाजर का लाल रंग, द रेड कलर ऑफ कैरेट, कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीन, कैरोटीन, TIN, टिन, CARROTIN, कैरोटीन की वजह से। नेक्स्ट और लास्ट लिखिए हल्दी का रंग या हल्दी का पीला रंग, येलो कलर ऑफ टर्मरिक, जैंथोफिल की वजह से, जैंथोफिल, ठीक है? अभिजीत आया था, कहाँ है? बाहर की क्लास में बुला रहा। नेक्स्ट लिखना अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, अवर्णी यानी जिनमें कोई रंग नहीं होता, बड़ी सीधी सी बात। अवर्णी लवक ये तीसरे टाइप के हो गए ना, 3 टाइप के हैं, हरित लवक और रंगीन लवक या जिन्हें वर्णी लवक कहा गया है, और तीसरे अवर्णी, ठीक है? अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूको, ल्यूकोप्लास्ट, जिनमें कोई रंग नहीं होता, ल्यूको, LEUCO, ल्यूकोप्लास्ट। देखो ये रंगहीन होते हैं। वाइट कलर सामान्यतः वहां होते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, यानी जनरली जड़ों में, जड़ों में यही पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की जड़ों में वर्णी लवक मिलते हैं, अवर्णी लवक मिलते हैं। सफेद कलर की जड़ें इन्हीं की वजह से दिखती हैं, तो आप लिख लीजिए सामान्यतः ये लवक पौधों के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जनरली these plastids is being found on those areas, is being found on those areas of plants
where sunlight would not be reached, जैसे जड़ें, as roots, plants where sunlight would not be reached, है ना, जैसे रूट्स हैं तो रूट्स को मिलेगा। कंटिन्यूएशन में लिखना, ये रूट्स ही हैं और क्या, जड़ें लिख लीजिए उदाहरण, बस ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, वर्णी लवक हमारे कंप्लीट हो गए, 3 प्रकार के थे, तीनों मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए और फिर उसके बाद आप, मैम की क्लास होगी, मैम अभी आने वाली होंगी, तो पानी वानी किसी को पीना है तो आप पानी वानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए इतने। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए अंतः प्रद्रव्ययी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लो, सबसे सस्ता है। अंतः प्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं इसे। अंतर प्रद्रव्ययी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है केवल। ठीक है, इसे लिख लीजिए। कल आप ये ऑर्गेनलीज एक बार देख के आना, ऑर्गेनलीज को एक बार देख लेना, सेल में भी देख लेना, गूगल सर्च करके इनको कल पूरा कर लेंगे। इसलिए पानी वानी किसी को पीना है तो आप पी लीजिए, मैम आने वाली होगी। नेक्स्ट क्लास अभी मैम आ रही है, जो पीपीएस ऑफिसर है 2018 बैच की, आप उनसे सवाल पूछना, तो आपको बताएंगे तैयारी के बारे में, उन्हीं की क्लास होगी। इंट्रोडक्टरी क्लास है 5:30 बजे होगी, बस स्टार्ट होगी। 6:30 बजे आ गए। जी मैम, ये